अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दरूद आका दो जहां नबी मेहरबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस बार इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। नए पार्लिमानी साल के आगाज पर पार्लियामान का मुश्तरका इजलास बुलाया गया। पार्लियामान की ज्वाइंट सिटिंग को इनवाइट करना ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है और इसी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन के तहत प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब की जानिब से ना सिर्फ ये ज्वाइंट सिटिंग बुलाई गई बल्कि इस ज्वाइंट सिटिंग से उन्होंने खिताब भी किया और उनका खिताब भी यकीनन सबने बराह रास्त देखा भी। अब इस पार्लियामान की ज्वाइंट सिटिंग में गैर मामूली नौयत का मामला यह है कि रवायत तो ये रही है कि तमाम सर्विसेज चीफ्स को बशमूल चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, बशमूल चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, फिर जो फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं उनको मदऊ किया जाता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इस इजलास की प्रोसीडिंग्स को विटनेस करने के लिए और प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री की तकरीर को सुनने के लिए, मुलाहिजा करने के लिए मदऊ किया जाता है और इस रवायत के तहत इन्विटेशन कार्ड्स भेजे गए। लेकिन इस ज्वाइंट सिटिंग में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर, तमाम सर्विसेज चीफ्स और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा मौजूद नहीं थे। अब एक ऐसे मौके पर जब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो ऑपोजिशन की बड़ी स्ट्रॉन्ग वॉइस है पार्लियामान के अंदर मौजूद है, बहुत टफ टाइम दे रही है इस हुकूमत को। और आज भी हमने ज्वाइंट सिटिंग में देखा शदीद शोर शराबा हुआ, शदीद नारेबाजी हुई, शदीद हुल्लड़बाजी हुई और जाहिर है ये डेकरम जो होता है पार्लियामान की ज्वाइंट सिटिंग का, जिसमें फॉरेन डिप्लोमेट्स होते हैं, जिसमें सर्विसेज चीफ्स होते हैं, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ द कंट्री मौजूद हो और ऐसे में इतना टफ टाइम ऑपोजिशन दे रही हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है। शायद यही वजह है कि आज के इस इजलास के अंदर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ नहीं आए, सर्विसेज चीफ्स नहीं आए, जेएमएन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी नहीं आए और एक ऐसे मौके पर जब उनका सुप्रीम कमांडर यानी प्रेसिडेंट सदर ममलिकत खिताब कर रहा हो, सुप्रीम कमांडर फौज का सामने हो और जो फौजी अफसरान है वो मौजूद ना हो, ये इंतहाई मानी खेज बात है। यानी हुकूमती दावतनामे पर, जो सरबराह ममलिकत है उसके दावतनामे पर सर्विसेज चीफ्स की अदम मौजूदगी, खुद चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की अदम मौजूदगी बड़ी मानी खेज है। लेकिन जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्लान करके बैठी हुई थी और 2:30 बजे उनकी पार्लियामानी कमेटी का इजलास भी बुलाया गया और एक ऐसे मौके पर जब इमरान खान साहब ने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ महाज खुला हुआ है तो कहीं ना कहीं इदारा अंडर प्रेशर तो है, बैकफुट पे तो है और यही वजह है कि इदारे के सरबराहान आज इजलास से गैर हाजिर भी रहे। अब इमरान खान साहब ने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर के अगेंस्ट जो महाज खुला है, स्ट्रेटेजिकली ये वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस हवाले से हमारे जराए क्या बता रहे हैं कि ये महाज इस वक्त क्यों खोला गया है, इमरान खान साहब को क्या फीड किया गया है और स्ट्रेटेजिकली ये डिसीजन क्यों लिया गया कि जनरल आसिम मुनीर का नाम लेकर एक बार फिर पहले से ज्यादा स्ट्रांगली हेड ऑन लिया जाए उनको लाइक इमरान खान साहब इज टेकिंग ऑन टू द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। इसकी वजह क्या है? अब जो वजह सामने आई है उसकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही इमरान खान साहब की आज मुलाकात का दिन था अडयाला जेल में। जो मुलाकाती हैं वो भी पहुंचे, जिसमें सेनेटर शिबली फराज, जिसमें इंतज़ार पिंजौता के भाई नईम हैदर पिंजौता जो वकील रहनुमा है, जिसमें केपी हुकूमत के जो मुशीर ख़जाना है मुज़म्मिल असलम वो भी मौजूद थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ़ हसन भी मौजूद थे। आज की इस मुलाकात के अंदर ख़ास तौर पे पर्टिकुलरली केपी कैबिनेट के लोगों से मुलाकात मकसूद थी और उसमें ज़ाहिर है हुकूमती उमूर में इमरान खान साहब से मुशावरत और उनकी इंस्ट्रक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट थी। और मुज़म्मिल असलम के साथ मुलाकात शायद पहले हो जाती, लेकिन उस वक्त तहरीक इंसाफ का शिकवा ये था कि जो लिस्ट भेजी गई उसमें मुज़म्मिल असलम का नाम निकाल के तो सेनेटर सैफुल्लाह न्याजी का नाम डाल दिया गया और उस वक्त केपी के साबिक गवर्नर शाह फरमान का नाम भी शामिल कर दिया गया। लेकिन अब ये मुलाकात हो गई है और ये मुलाकात इस कॉन्टेक्स्ट में बड़ी इंपॉर्टेंट है कि IMF के साथ पाकिस्तान इंगेज कर रहा है और वजीर ख़जाना खुद वाशिंगटन में मौजूद है। अब आज जो आसिफ अली जरदारी साहब का खिताब था वो भी खासा इकोनॉमिक सेंट्रिक था, इकोनॉमी सेंट्रिक खिताब था, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की मईशत का जिक्र किया। इस वक्त हर जगह पर, हर फोरम पे हुकूमती सतह पर मईशत की बात हो रही है, कैबिनेट में प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है, टैक्स रेवेन्यू टैक्स बेस को बढ़ाने की बात हो रही है, सरमायाकारी की बात हो रही है, सऊदी अरेबिया का वफ्द पाकिस्तान पहुंचता है, SIFC के प्लेटफॉर्म को मजबूत करने की बात हो रही है। ऐसे में जहां ऑपोजिशन बड़ी स्ट्रांग है तो मैं तो और मेरी मानता है कि ऑपोजिशन हुकूमतों की सफ़ों में नकब ज़रूर लगाती है, हुकूमतों को कमज़ोर ज़रूर करती है, मगर हुकूमतें अपने बल पर जाती हैं। यानी हुकूमतें अपनी मिसमैनेजमेंट की वजह से, अपनी बैड गवर्नेंस की वजह से और अपनी पुअर परफॉर्मेंस
की वजह से जाया करती हैं। शायद ऑपोजिशन वीक ज़रूर करती है, ऑपोजिशन एक कैटलिस्ट का काम ज़रूर करती है अगेंस्ट गवर्नमेंट, लेकिन गवर्नमेंट अपने लोगों की वजह से जाती है। और शायद यही वजह है कि इस हुकूमत का तालमेल भी, फ्रीक्वेंसी भी, इसकी जो कंपैटिबिलिटी है, वो भी विद इन द गवर्नमेंट बहुत आउट है। हमने ये देखा कि जिस तरह शहबाज शरीफ साहब की कैबिनेट सामने आई, शहबाज शरीफ साहब के बारे में मैं अक्सर कहता हूँ कि मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे चाहता कोई और है। वो अपने फैसले लेने में मुख्तार कुल नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है, और उनकी काबीना के फैसले भी कहीं और से लिखे हुए आए और अल्टीमेटली इंप्लीमेंट हो गए। शहबाज शरीफ साहब ने दरमियान में कहीं ना कहीं स्पेस तलाशने की कोशिश जरूर की, और हमने देखा कि किस तरह वो इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी हो या काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट हो, उसके अंदर इसहाक डार साहब का नाम शामिल किया गया। पहले तो वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब साहब का नाम ही उससे निकाल दिया गया। फाइनेंस मिनिस्टर, जो हमेशा बड़ा मैंडेटरी कंपोनेंट होता है, उसको शामिल ही नहीं किया गया, और उसके बाद फिर जाहिर है कहीं ना कहीं से तनाबें खींची गई, और फिर वजीर खजाना को शामिल भी किया गया, और इसहाक डार साहब को आउट किया गया, और अब काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर नाम डार साहब का जरूर मौजूद है। जराए और वाकिफान हाल ये बता रहे हैं कि एक ऐसे मौके पर जब हमें इंटरनेशनल क्रेडिटर एजेंसीज की तरफ से कहा जा रहा है और हमारा एक्सटर्नल डेट बर्डन बहुत ज्यादा है, और अभी वजीर खजाना ने ये बताया है कि रवा माली साल में हमने जो डेट बर्डन है उसके अंदर को तकरीबन 24 बिलियन का जो है वो डेट बताया जा रहा है कि हमने पे भी करना है, और जाहिर है ये एक्सटर्नल साइड पे बर्डन बहुत ज्यादा है। ऐसे में जो इंटरनेशनल क्रेडिटर्स हैं और पैसे देने वाले, वो ये भी कहते हैं कि भाई जो अपने रेवेन्यू टारगेट्स हैं जो तय होते हैं उनको मीट करें, और रेवेन्यू टारगेट को मीट करने के लिए जाहिर है हमारे पास एक इदारा है, दैट इज एफबीआर। एफबीआर की तरफ से माह जनवरी और माह फरवरी की परफॉर्मेंस को बहुत अच्छी नहीं रही, जिसके बाद मार्च के महीने का जो रेवेन्यू है वो शो ही नहीं किया गया, बताया ही नहीं गया, और वो जिसको कहते हैं ना धीमी गति से चुरा लेना, तो धीमी गति से एफबीआर ने ये एक बारीक वारदात डाली। और जाहिर है ये आदादो शुमार का हेर फेर और गोरख धंधा है, मैनिपुलेशन का खेल है। तो मैनिपुलेट करने में और अवाम की नज़रों में और हुकूमत की नज़रों में धूल झोंकने के लिए ब्यूरोक्रेसी जो है वो अपना काम करना खूब जानती है। जरा ये बता रहे हैं कि डार साहब 16 माह की पीडीएम हुकूमत ने डार साहब ने ये जो फील्डिंग सेट की थी और अपने लोगों को एफबीआर के अंदर लगाया था, उनके लोग अभी भी ब्यूरोक्रेसी के अंदर, उनकी जड़ें बड़ी मजबूत हैं, पंजे बहुत मजबूत हैं, जो इस हुकूमत को, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लेड कोलिशन गवर्नमेंट है, इसको भी बड़ा टफ टाइम दे रहे हैं। और रेवेन्यू टारगेट्स को मीट करना हो, या फिर ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम को नाफिज करना हो, या फिर एफबीआर के अंदर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हो, भरपूर रेजिस्टेंस विद इन द सिस्टम ही इन ब्यूरोक्रेट्स की सूरत में मौजूद है। अच्छा, इसमें खुद चेयरमैन एफबीआर जो अमजद जुबैर टिवाना साहब हैं, वो इस टीम को लीड करते हैं, उन ब्यूरोक्रेट्स की टीम को जो अपना काम डार साहब के कहने पर उनकी इंस्ट्रक्शंस पे कर रहे हैं, और कोशिश यही है कि किसी तरीके से करंट फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब साहब को नाकाम किया जाए। अमजद जुबैर टिवाना साहब की सरबराही में जनाब मीर बादशाह खान वजीर साहब हैं और जहीर कुरैशी साहब हैं। ये 3 पर्टिकुलर ऑफिसर्स हैं जो औरंगजेब साहब को रिपोर्ट नहीं करते बल्कि डार साहब को रिपोर्ट करते हैं। और हाल ही में तारिक पाशा साहब को वजीर आजम साहब ने ये टास्क दिया कि ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम क्यों नाफिज नहीं हो पा रहा या नाकाम क्यों है, जरा इसको आइडेंटिफाई किया जाए। अब तारिक पाशा साहब इन ऑफिसर्स के अगेंस्ट कुछ कर सकेंगे जिनको डार साहब की आशीर्वाद हासिल है, और डार साहब को भरपूर उनकी जो मुआवनत और रियानत है वो इन ऑफिसर्स को हासिल है, और उनको डायरेक्टली वो रिपोर्ट भी करते हैं। तो तारिक पाशा साहब क्या कर सकेंगे, ये देखना बड़ा अहम होगा। और यकीनन हुकूमत को ये भी देखना चाहिए कि ये इतना ज़्यादा इंटरेस्ट डार साहब का, जब अब ऑल्दो उनके पास जो है वो खारजा महाज है और वजीर खारजा पाकिस्तान के, फिर भी खींच के हुकूमत यानी शहबाज शरीफ साहब और डार साहब खुद अपने आप को इकोनॉमी के अंदर क्यों घुसाने की कोशिश करते हैं। लेट औरंगजेब साहब डू देयर हिज टास्क, और उनको लिबर्टी मिलनी चाहिए, और जाहिर है अगर वो परफॉर्म ना करें तो फिर तनकीद होनी चाहिए। लेकिन हुकूमत के अंदर ही अगर कुछ अनासर और कुछ ब्यूरोक्रेट्स हुकूमत को नाकाम करने की कोशिश करेंगे तो यकीनन ये सोच पे और फिक्र पे दस्तक है हाइब्स की, और फौरी तौर पर उनको इस मामले का नोटिस जरूर लेना चाहिए। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर को, जिसे इमरान खान साहब कहते थे ना, जैसे जरदारी साहब को, ओए जरदारी मैंने तुम्हें अपनी बंदूक की शिस्त पे रख लिया है, तो अभी उन्होंने अपनी बंदूक की शिस्त पे जनरल आसिम मुनीर को रखा है। और इस हवाले से वाकिफान हाल ये बता रहे हैं कि इमरान खान साहब के कान में जो सरगोशी की गई है वो ये है कि कुछ लोग, जैसे 6 जजेस ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने खत लिखा
तो खत लिखने के मामले को डिफ्यूज करने की कोशिश एग्जेक्टिव की तरफ से, एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से की गई। और अब खत लिखने वाले 6 जजेस भी ये महसूस कर रहे हैं कि हमने तो अपना काम कर दिया, लेकिन जो सपोर्ट हमें एक पॉलिटिकल पार्टी से या पॉलिटिकल सेगमेंट से हासिल होनी चाहिए थी, जैसे कोई लॉयर मूवमेंट होती है, अदलिया तहरीक होती है, लोगों को चैनलाइज किया जाता है, स्ट्रीमलाइन किया जाता है, सड़कों पे लाया जाता है, प्रेशर माउंट किया जाता है एग्जेक्टिव के ऊपर, वो प्रेशर माउंट नहीं किया जा सका। इमरान खान साहब जो बड़ी तगड़ी वॉइस है इस वक्त, एंटी स्टैब्लिशमेंट वॉइस है, जो ऑपोजिशन में बैठे हुए हैं, इमरान खान साहब और उनकी पार्टी उस तरीके से मोमेंटम नहीं पकड़ सकी। तो इमरान खान साहब तक ये मैसेज पहुंचाया गया कि हुजूर हमने जो करना था हमने तो कर दिया, लेकिन हम आपकी तरफ और आपकी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ देख रहे हैं कि ये साढ़े मोड़े नल मोड़ अलाओ। अच्छा, नंबर वन, फिर उनको ये बताया गया कि कुछ और लोग भी हैं, ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी हैं, यानी सिविल ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी हैं, और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी हैं, जो इसी तरह का काम करने का इरादा रखते हैं, लेकिन उनको थोड़ी सी ताकत या आशीर्वाद या यूं कहिए हलाशीरी चाहिए, वो नहीं मिल रही है। अगर वो रिक्वायर्ड सपोर्ट मिल जाएगी तो अल्टीमेटली बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिस्टम के खिलाफ अलम बगावत बुलंद करने के लिए तैयार हैं। और हमने देखा ये कोर कमांडर मंगला वाला मामला, उसके बाद जनरल आसिफ गफूर से मुतालिक जो खबरें सामने आ रही हैं, और उसके अलावा जनरल फैज़ हमीद के अगेंस्ट जो हो रहा है, और फिर जो मैंने आज सुबह आपको बताया था 12 मेजर जनरल्स जिनको लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर प्रमोशन दी गई, उनका मामला भी है। तो अभी बहुत कुछ हो रहा है, और इमरान खान साहब को ये इंफॉर्मेशन दी गई कि आप आवाज़ बुलंद कीजिए, ज़रा थोड़ा सा चौथे गियर में गाड़ी डालें, बाकी काम हमारा है, हम संभाल लेंगे। अब इमरान खान साहब ने तो गाड़ी 5वें गियर में डाल दी है और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को ललकारा है, और जिस अंदाज में ललकारा है कल भी और आज भी, वो बड़ा खतरनाक खेल है। वो यूं समझिए कि पुलसरात के ऊपर चल रहे हैं। अब जिस अंदाज में 6 जजेस ने खत लिखा और सपोर्ट नहीं आई, उसी अंदाज में अगर इमरान खान साहब ने गाड़ी 5वें गियर में डाल दी और उस तरफ से जो कमिटमेंट है वो पूरी ना हुई और वो सपोर्ट ना आई, तो फिर इमरान खान साहब के लिए कहीं काउंटर प्रोडक्टिव ना हो जाए, ये देखना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये इंतहाई बारीक वारदात है या पुलसरात है जिसके ऊपर से वो गुजर रहे हैं। अब इससे कामयाब होते हैं या मुंह के बल गिरते हैं, इस हवाले से चंद हफ्ते, चंद महीने नहीं बल्कि चंद दिन और चंद घंटे बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। आई होप कि इसका कोई ना कोई नतीजा तो जरूर सामने आएगा। आई होप कि मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।